इंशाल्लाह हम सारे इसमें कवर करेंगे जो कुछ आता है क्रोमेटोग्राफी में। मेरी ट्राई होगी कि आपको एक्स्ट्रा ना करना पड़े ना, क्रोमेटोग्राफी आपका यहीं से कवर हो जाएगा सारा। अच्छा जी, क्रोमेटोग्राफी की हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन टू क्रोमेटोग्राफी की बात की जाए तो अल्फा क्रोमेटोग्राफी का जब हमारा कोई ये क्रोमेटोग्राफी बीच में होगा ना, तब हम उसका क्विज रखेंगे, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी थोड़ा सा लंबा मॉड्यूल है, 3 दिन कभी कभी 4 भी ले जाता है ना। तो जैसे ही ये मॉड्यूल आधा होगा तो पहले मैं आपका एसिड बेस का क्विज रखूंगी, फिर ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो एसिड बेस दोबारा भी और इसको इकट्ठा भी कर लेंगे, ताकि वो रिवाइज हो जाएगा और ये दोबारा कंप्लीट हो जाएगा। शायद कल ही रख लेंगे, देखते हैं आज पढ़ा कितना जाता है क्रोमेटोग्राफी ना, अगर ये काफी हद तक कवर हो गया तो फिर एसिड बेस का पहले रख लेंगे हम लोग। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है वो हमारे पास ग्रीक वर्ड है। पहला पहला एमसीक्यू, ये जो मैंने कलर्ड राइटिंग में लिखे होते हैं ना स्पेशली, ये आपके पास पेपर्स आए होते हैं, इसलिए इनको कलर में लिखा होता है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो एक पहला एमसीक्यू जो आया हुआ है वो है क्रोमेटोग्राफी किस लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। तो क्रोमेटोग्राफी इज अ ग्रीक वर्ड, पहला। दूसरा, आपको पता होनी चाहिए क्रोमेटो ग्रीक तो है लेकिन इसका मीनिंग क्या है। तो क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स टू राइट, तो आप लोग काफी बार पढ़ चुके हो इस चीज को। तो उसके बाद जो सॉरी, जो चीज आई है इसके डिस्कवरर की, ये क्रोमेटोग्राफी को किसने डिस्कवर किया था, ये एक बार पास्ट पेपर में आया हुआ, आई थिंक सो ऑलबन थर्ड जो पास्ट पेपर है उसमें है, ये थर्ड लास्ट वाला बीपीएससी का। तो माइकल स्वेट वाज द डिस्कवरर ऑफ क्रोमेटोग्राफी। और वो था क्या, बेसिकली वो बोटेनिस्ट था, केमिस्ट नहीं था। बॉटनी से उसका ताल्लुक था। उसने पहली बार प्लांट की जो लीव्स होते हैं, बॉटनी वाले प्लांट्स के साथ डील करते हैं, तो उसने जो प्लांट्स के पिगमेंट्स जो थे ना, उसने वो सेपरेट आउट किए थे विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी, वहीं से भी इसकी डिस्कवरी हुई थी। ही डिस्कवर्ड क्रोमेटोग्राफी बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन प्लांट्स। तो उसके एक्सपेरिमेंट से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, आई थिंक सो अभी आया नहीं है, आ सकता है। तो इसके एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा मोटा मोटा, कि उसने किया क्या था। उसने प्लांट जो उसके करीब था जिसपे वो स्टडी कर रहा था, उसके पत्ते लिए थे। उन प्लांट के पत्तों को उसने ग्राइंड किया था। जो हमारे पास स्लम होती है, पेसल एंड मोर्टर, उसमें इसको ग्राइंड किया गया था। पेसल एंड मोर्टर, अब हर घर में इसका अलग नाम होता है। मेरे घर में तो इसको चकला कुंडी कहते हैं, छोटी सी जिसमें हम धनिया चटनी वगैरह रगड़ रहे होते हैं। तो हर एक लैंग्वेज में अलग नाम है इसका। तो ये जो उसने इसको जो केमिस्ट्री की टर्म में है, हम इसको पेसल एंड मोर्टर कहते हैं, पेसल एंड मोर्टर। और हमने किसी भी चीज में रख के इसको नहीं कूट देना होता, देखो कूटा किसी भी चीज से जा सकता है, स्पैचुला लेके नरम पत्तों को आप बीकर में किसी भी चीज में करोगे हो जाओगे। इसको पेसल एंड मोर्टर में ही कूटा जाता है, क्योंकि पेसल एंड मोर्टर का जो मटेरियल बना होता है ना केमिस्ट्री में, वो ऐसा होता है कि वो जो आपके कोई भी कंपाउंड, आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट उसमें पीस रहे होगे, वो रिएक्ट नहीं कर रहे होते। तो पेसल एंड मोर्टर हमेशा आपने कूटने के लिए यूज करना है, किसी भी बीकर, बीकर को तो वैसे नहीं कर सकते शीशे की चीज को, बाकी किसी भी चीज को, ग्लास, एक और भी होती है चाइना डिश वगैरह, कुछ भी क्या होता है उसमें आपने नहीं करना, पेसल एंड मोर्टर में ही लेना है। पेसल एंड मोर्टर का स्पेसिफिकली मकसद ही यही होता है कि इसका जो मटेरियल होता है वो इनर्ट होता है, तो वो रिएक्शन शो नहीं करेगा, आपके जो एक्सपेरिमेंट है वो कंटेमिनेट नहीं होगा। तो इसने क्या किया था, इसने प्लांट के पत्ते लिए थे, उनको अच्छे से कूटा। और उसके बाद जब आप प्लांट के पत्ते को कूटते हो तो उसमें एक एक्सट्रैक्ट निकल आता है, बिल्कुल कलरलेस लिक्विड निकल आएगा। तो उसने क्या किया, उस कलरलेस लिक्विड को लिया और उस पर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक अप्लाई कर दी। क्रोमेटोग्राफी हम डिटेल से पढ़ेंगे उसने, लेकिन उसने क्रोमेटोग्राफी जब अप्लाई की तो उसको 3 डिफरेंट बैंड्स नजर आए, और कलरफुल बैंड्स। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने पेपर क्रोमेटोग्राफी की, बल्कि माइकल स्वेट ने पेपर क्रोमेटोग्राफी की, तो उसको 3 कलर के बैंड नजर आए। एक उसको ग्रीन कलर का बैंड दिखा, एक उसको रेड कलर का बैंड दिखा, एक उसको येलो कलर का बैंड दिखा। तो ग्रीन, येलो और रेड, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कि उसने जो लीव्स एक्सट्रैक्ट किए थे, उसने 3 चीजें उसमें से एक्सट्रैक्ट की थी। एक उसने क्लोरोफिल किया, एक उसने कैरोटीनाइड किया, एक उसने जेंथोफिल किया। क्लोरोफिल आपको याद रह जाएगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है। ये 2 चीजें याद रखनी है। कैरोटीनाइड जो उसने एक्सट्रैक्ट किया था उसका कलर रेड आया था। जेंथोफिल जो उसने एक्सट्रैक्ट किया था उसका कलर येलो आया था। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पहला बेस था हमारे एक्सपेरिमेंट्स की, तो पूछा जा सकता है उसके एक्सपेरिमेंटल से रिलेटेड, तो उसका नाम पूछा जा सकता है, किस टेक्निक के थ्रू उसने किया था, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू, और कितने उसने
जो मटेरियल थे, लीव्स थे, वो सेपरेट किए थे, तीन किए थे उसने। और ये तीन के नाम भी याद हो और तीनों के कलर भी याद हो आपको, ये तीनों चीजें आपने याद करनी है इसके एक्सपेरिमेंट से। तो उसके बाद जी हम क्या पढ़ते हैं इसमें, उसके बाद हम क्रोमेटोग्राफी में, बेस तो हो गई जी, माइकल स्वेट ने इसकी डिस्कवरी रखती है। उसके बाद होती क्या है क्रोमेटोग्राफी, उसने अप्लाई तो कर दी क्रोमेटोग्राफी, लेकिन बेसिकली क्रोमेटोग्राफी है क्या जिसके थ्रू हम सेपरेशन कर रहे हैं। तो क्रोमेटोग्राफी बेसिकली टेक्निक है, a technique which is used to separate complex mixtures present in a solution into separate colorful bands is called chromatography। colorful जरूरी है, अक्सर हम डेफिनेशन लिखते हैं कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स को सेपरेट करने का नाम क्रोमेटोग्राफी है, नहीं, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स को सेपरेट करना विद द हेल्प ऑफ कलर्स, ये बेसिकली क्रोमेटोग्राफी है। उसका नाम ही देखो, क्रोमेटो है ना, क्रोमा मीन्स कलर। तो क्यों है, कलर्ड आपके पास भी होंगे। अगर आपके पास कलर नहीं भी होते तो हम स्प्रे करते हैं और कलर को विजुअलाइज करवाते हैं, बिकॉज क्रोमेटोग्राफी की जो आपकी कैलकुलेशंस हैं वो सारी, जब तक आपको कलर विजिबल नहीं होगा पेपर पे, जिस टेक्निक के थ्रू भी आप कर रहे हो, आप कभी भी उसकी कैलकुलेशंस नहीं कर पाते। इस वजह से क्रोमेटोग्राफी जो है हमारे पास कलर्ड टेक्निक है। तो सेपरेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर इनटू सेपरेट कलरफुल बैंड्स इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली हम यूज करते हैं दो फेजेस, जहां से आपका एमसीक्यू आता है। पहला जो फेज है वो हमारे पास है जी मोबाइल फेज, और दूसरा हमारे पास होता है स्टेशनरी फेज। अब मोबाइल फेज का आपको नाम बता रहा है, मोबाइल मींस मूविंग, स्टेशनरी मींस स्टैटिक, जो चीज रुकी होती है। तो अगर मैं बात करूं इसमें बेटा जी, तो इनकी डेफिनेशंस की, तो मोबाइल फेज इन क्रोमेटोग्राफी, मूविंग फेज इन क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड मोबाइल फेज। अब इसकी जो एमसीक्यू आपके पास पेपर से आया हुआ है वो ये कि मोबाइल फेज ने मूव करना है। तो ये लिक्विड होता है, गैस होता है, कभी भी सॉलिड नहीं हो सकता। मोबाइल फेज कैन नेवर एवर बी अ सॉलिड, हमेशा आपको क्या दिखेगा, हमेशा आपको लिक्विड या गैस की फॉर्म में दिखेगा। तो देखो, आप खुद देखो, मूव करना है, कोई भी चीज हरकत कर रही है, तो लिक्विड्स और गैसेस हरकत कर सकती हैं, सॉलिड जरा इतनी जल्दी से हरकत नहीं कर सकता, तो मोबाइल फेज कैन नॉट बी अ सॉलिड। स्टेशनरी फेज, वो फेज जिसने मूव नहीं करना, जो जिसने एक जगह पे ठहरे रहना है। तो नॉन मूविंग फेज और स्टैटिक फेज इन क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड द स्टेशनरी फेज। और ये क्या हो सकता है, अब ये उल्टा हो सकता है, देखो बहुत ज्यादा इसने रुके रहना है, तो ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन ये कभी गैस नहीं हो सकता, हमेशा सॉलिड या लिक्विड मिलेगा। कभी भी हम कहेंगे, अगर आपको कहीं लिखा है कि स्टेशनरी फेज था कोई जो कि गैस थी, तो वो स्टेटमेंट गलत है, इसमें कोई गलती है। तो मोबाइल फेज कभी आपका सॉलिड नहीं हो सकता, और स्टेशनरी फेज कभी आपकी गैस नहीं हो सकती। ये दोनों एमसीक्यूज पास पेपर में आप लोगों के आ चुके हैं। मोबाइल फेज कैन नेवर बी लिक्विड, गैस, सॉलिड, इतना इजी एमसीक्यू है, मुफ्ती के नंबर है। ओके जी, उसके बाद हमने नेक्स्ट इसमें पढ़ना है क्रोमेटोग्राफी में जी, एक सेकेंड, हाँ, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, हम क्रोमेटोग्राफी को बहुत ज्यादा चीजों की बेस पे कैटेगराइज कर सकते हैं बेटा जी, कोई एक वे नहीं है जिसकी बेस पे हम कह दें कि क्रोमेटोग्राफी की ये टाइप्स है। अब क्रोमेटोग्राफी को हम ऑन द बेस ऑफ मैकेनिज्म भी उसकी टाइप्स बना सकते हैं, ऑन द बेस ऑफ मोबाइल फेज भी टाइप बना सकते हैं, ऑन द बेस ऑफ स्टेशनरी फेज भी बना सकते हैं, ऑन द बेस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टैंक बना सकते हैं। तो इस तरह की हम मुख्तलिफ कैटेगराइजेशन करते हैं क्रोमेटोग्राफी की। तो पहले अगर हम डिस्कस करें ऑन द बेस ऑफ मैकेनिज्म को, तो और इसके अलावा भी हो सकती है, मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो कॉमन कॉमन है, जो कि हमारी बीएस लेवल तक की है, इससे ज्यादा पीपीएससी आगे नहीं जाएगा। और क्रोमेटोग्राफी की बहुत ज्यादा टाइप्स एडवांस आ चुके हैं हम तो हमने जो करनी है मेन मेन करनी है। तो ऑन द बेस ऑफ मैकेनिज्म अगर मैं बात करूं, तो मैं क्रोमेटोग्राफी को कहती हूँ कि इसको मैं चार टाइप्स पे कैटेगराइज कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ। पहली इसकी टाइप है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। देखो, अब नाम बता रहा है कि इसमें जो काम होना है, इसमें जो मैकेनिज्म होना है वो एड्सॉर्प्शन होना है। इसमें एब्जॉर्प्शन में बेसिकली एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन फिनोमेना दोनों हो रहे होते हैं जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं ना। मेनली एड्सॉर्प्शन होगा, लेकिन साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है, वो हम पढ़ेंगे कौन सी इसकी टाइप एड्सॉर्प्शन है। लेकिन एड्सॉर्प्शन में फिनोमिना की मैकेनिज्म की बात की जाए, तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पाई जाती है। फिर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होगा ऑन द बेस ऑफ अट्रैक्शन टू रेजिन।
कि आयन एक्सचेंज है ना, आयन एक्सचेंज का मतलब है इसमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी तो मैं आयंस की आपस में एक्सचेंज हो जाएगी, पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन होती है। तो हम मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे आप समझ जाओगे कि इसमें हुआ क्या है बेसिकली। लेकिन इसमें अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पाई जाती है रेजिन्स और आयंस के दरमियान। तो उस मैकेनिज्म की बेस पे हमने इसको नाम दे दिया है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में सिंपली जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है या फिनोमिना फॉलो होता है वो है सोलिबिलिटी। किसकी कितनी सोलिबिलिटी किसके साथ है उसकी बेस पे। लाइक हम कर रहे होते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अक्सर यह होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज, पार्टीशन, साइज एक्सक्लूजन। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें आप देखते हो कि आपके जो मिक्सचर्स हैं जिन्होंने सेपरेट होना है उनकी सोलिबिलिटी मोबाइल फेज के साथ है या स्टेशनरी फेस के साथ है। अगर उनकी मोबाइल फेस के साथ ज्यादा होती है तो वो ऊपर चढ़ जाते हैं पेजेस पे, अगर उनकी स्टेशनरी फेस के साथ ज्यादा होती है वो नीचे रह जाते हैं। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की बेस पे पेपर क्रोमेटोग्राफी हम कर रहे होते हैं। तो इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस जनरल रिव्यू दे रही हूँ कि टाइप्स हम किस तरह बनाते हैं क्रोमेटोग्राफी की। फोर्थ वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है साइज एक्सक्लूजन। मेरे टाइम पे इसमें ऐसे आता है एमसीक्यू साइज एक्सक्लूजन में, कि साइज एक्सक्लूजन में हम किस टाइप की सेपरेशन, कौन से टाइप के पार्टिकल्स लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगी, लेकिन देखो उसका नाम है साइज एक्सक्लूजन या जेल परमिएशन, एक ही बात है। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन मेन मैकेनिज्म दोनों में एक ही फॉलो हो रहा होता है। ऑन द साइज की बेस पे करते हैं, ऑन द साइज ऑफ सिल्यूट। इसमें पोर्स होते हैं, जिसका साइज बड़ा होता है वो पास आउट कर जाएगा, जिसका साइज छोटा होता है वो पोर्स के अंदर चला जाएगा, देर से आ रहा होता है। तो साइज की बेस पे हम सेपरेशन कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी, तो इसका नाम रख दिया साइज एक्सक्लूजन। तो ये थी ऑन द बेस ऑफ मैकेनिज्म क्रोमेटोग्राफी की टाइप, कि जिस टाइप का मैकेनिज्म होगा उसके अंदर उस टाइप की क्रोमेटोग्राफी हो रही होती है। उसके बाद है ऑन द बेस ऑफ मोबाइल फेज। अब मोबाइल फेज देखो मैंने कहा है दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अब मोबाइल फेज या तो गैस होती है हमारे पास या लिक्विड, सॉलिड नहीं हो सकते। यहां से हमारी टाइप निकलेंगी, पहली चीज तो सॉलिड को एक्सक्लूड कर देना है जब हमने मोबाइल फेज की बेस पे क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स को देखना है। तो आपके पास देखो दो तरह की हो सकती हैं, या तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या गैस क्रोमेटोग्राफी। सॉलिड तो हो नहीं सकती। तो ऑन द बेस ऑफ मोबाइल फेस हम इसको लिक्विड एलसी भी कहते हैं, जीसी भी कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा जीसी, जीसी बड़ा नाम सुनते हैं। तो गैस क्रोमेटोग्राफी है, जीसी इसका एब्रीवेशन है, इसका एलसी होता है, इसका जीसी होता है। उसके बाद तीसरी टाइप भी हम लेके आ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी में हम CO2 को यूज करते हैं एज अ गैस, क्योंकि हमने कहा ना मोबाइल फेस या तो हमारे पास गैस है या लिक्विड है। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ऐसी टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है जिसमें हमने जो यूज करना है मोबाइल फेज वो CO2 को यूज करना है प्रॉपर, इसीलिए हम इसको सुपर क्रिटिकल में और कोई गैस यूज नहीं करेंगे। इट इज स्पेसिफिक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद हो, चलो पता हो कि सुपर क्रिटिकल में हम CO2 को यूज करते हैं। जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो LC और GC से आ रहे होते हैं उनके। उसके बाद जी हमारे पास है बेटा जी, एक सेकंड कहाँ चली गई है, ये रही। उसके बाद है ऑन द बेस ऑफ स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज की बात की जाए तो देखो अभी हमने इसकी डेफिनेशन की है कि स्टेशनरी फेज हमारे पास सॉलिड होगी या लिक्विड होगी, ये कभी गैस नहीं हो सकती। तो ऑन द बेस ऑफ स्टेशनरी फेज में अगर क्रोमेटोग्राफी की टाइप लिखूं तो सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसकी टाइप बन सकती हैं। अब अक्सर आपको आती है लाइक, हाँ सॉरी, बल्कि ये आएगी GS क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। जीएस क्रोमेटोग्राफी का मतलब है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। हमेशा जो पहली एब्रीवेशन होती है ना, इस तरह अगर आप डबल एब्रीवेशन देखो तो उसमें पूरा लिखा होता है। वहां से आप अक्सर वो क्या करते हैं, वो पूछता है इन जीएस क्रोमेटोग्राफी व्हाट इज मोबाइल फेज। तो देखो जीएस में जो पहला होता है ना वो हमेशा मोबाइल फेज शो कर रहा होता है। पहली चीज हमेशा मोबाइल फेज शो कर रही होती है, दूसरी हमेशा स्टेशनरी फेज शो करती है। तो यहाँ पे आपको घूमने की भी जरूरत नहीं है, वो आपको बेवकूफ बना रहा होता है। जस्ट उसने खुद ही बता दिया कि आपका मोबाइल फेस कोई गैस होगी, स्टेशनरी फेस को कोई जो वो है वो सॉलिड होगी। मे भी वो एग्जांपल दे सकता है, लाइक अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन जीएस क्रोमेटोग्राफी आपके पास मोबाइल फेस क्या है, ठीक है। मोबाइल फेस देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हीलियम। उसके बाद मैं आपको देती हूँ SiO2, MgO नन, ठीक है।
अब यहाँ पे आपके पास क्या है, हीलियम क्लियर कट आपका मोबाइल फेज है, क्योंकि हो सकती है ना हीलियम, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल फेज हमारे पास गैस है, स्टेशनरी फेज सॉलिड है, मोबाइल फेज सॉलिड हो ही नहीं सकती। अब दिमाग खोलो, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो हमारे पास एक हीलियम है, तो हमारे पास ये जीसी की टाइप हो सकती है कि जिसमें मोबाइल फेज आपके पास जो है वो एक गैस है। तो इस तरह वो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है देख के, लेकिन हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको एट द एंड ऑफ क्रोमेटोग्राफी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपने याद रखना है, अगर डबल एब्रीविएशन है तो डबल में पहले मोबाइल फेज है, फिर स्टेशनरी फेज है। अक्सर वो दे देते हैं, ये देखो एल एल क्रोमेटोग्राफी। एल एल क्रोमेटोग्राफी मतलब लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे मोबाइल फेज भी लिक्विड है, स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है, तो लिक्विड दोनों हो सकते हैं, मोबाइल भी हो सकती है और स्टेशनरी भी। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी पहली पहली टाइप जो है वो हमारी एल एल ही पढ़नी है हमने, थोड़ा सा बस सब्र, इसको मुझे रिमूव करने दो। इसी है क्रोमेटोग्राफी में, बस एक चीज याद रखनी है, मिक्सचर्स को सेपरेट करना है, मिक्सचर्स को सेपरेट करना है, प्रिंसिपल याद रखना है, किस बेस पे ऑटोमेटिक खुद ही खुद आप क्रोमेटोग्राफी कर लोगे। क्रोमेटोग्राफी सबसे इजी चीज है, एम इसको हवा बना रखे है, क्रोमेटोग्राफी मुश्किल है, और अभी आप सब सारी टाइप्स पढ़ लोगे 3 दिन बाद, मुझे बताना क्रोमेटोग्राफी कितनी मुश्किल थी। और जो चौथी टाइप है जिसकी बेस पे हम क्रोमेटोग्राफी को डिवाइड कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं या लिखते हैं उसकी टाइप्स को, वो है ऑन द बेस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टैंक। अगर क्रोमेटोग्राफिक टैंक की बात की जाए तो हमारे पास टू मेन टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की। पहली जो टाइप है डेट इज वन इज प्लेनर टाइप। एक मिनट, बच्चा कुछ कह रहा है। क्रोमेटोग्राफ और क्रोमेटोग्राम में क्या फर्क है, ये बिल्कुल आखिरी लेक्चर पूछा है अवैस आपने। वैसे ये देखो, क्रोमेटोग्राम और क्रोमेटोग्राफ में ये फर्क होता है, ये हमने बिल्कुल आखिर में पढ़ना है। अभी बताऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हमने सारी क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी में हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं जो प्रॉपर, सर आपने पूछी है ना क्रोमेटोग्राफ और क्रोमेटोग्राम, ये बिल्कुल आखिरी का लेक्चर है, अभी बताऊंगी भी तो समझ नहीं आई, तो इसको हम आखिरी लेक्चर के लिए छोड़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे उसको, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम थे जी ऑन द चौथी टाइप पे, कि चौथी हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टैंक। तो पहली हमारी है प्लेनर टाइप और दूसरी है हमारी कॉलम टाइप। प्लेनर में हम पेपर यूज कर सकते हैं टीएलसी। तो आप जो मोस्टली 90% बच्चे करते हैं लैब में, पेपर क्रोमेटोग्राफी टीचर आपको परफॉर्म करवाता है, स्पेशली बीएस लेवल पे। एमफिल में आप फिर भी जीसी यूज कर रहे होते हो, कहीं कहीं जगह एचपीएलसी यूज कर रहे होते हो, लेकिन बीएस की बात की जाए जहां से हमारा 90% पेपर आ रहा होता है, तो आप यूज करते हो प्लेनर टाइप। दूसरी है कॉलम, कोई भी आप कॉलम यूज करोगे, जितनी भी आप आगे सॉलिड की टाइप स्पेशली कर रहे होते हो, सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, वो हम कॉलम के थ्रू कर रहे होते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी की बात की जाए तो हमारे पास 5 बेसिक इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन मेनली हम 5 इसके जरिए फायदे हो सकते हैं हमें। पहला जो फायदा है हमें वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स है, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को मैं सेपरेट कर सकती हूँ। लाइक पहला पहला जो माइकल स्वेट साइंटिस्ट था उसने डिस्कवरी की थी। आप देखोगे प्लांट के लीव से जब एक्सट्रैक्ट निकाल के, तो प्लांट का लीव देखो ऐसा होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का, आप लोगों ने पत्ता देखा, उसको आपने ग्राइंड किया तो आपके पास कलरलेस सा सोल्यूशन आया, बड़ा प्यारा सा। देखने में वो बेसिकली एक है कि हमें लग रहा है कोई कलरलेस सोल्यूशन है, उसकी जब हम कोई वो कराएंगे कैरेक्टराइजेशन करवाएंगे तो कोई एक चीज आ जाएगी, लेकिन जब उसको हमने कैरेक्टराइज करवाया क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट किया, तो पता चला उसमें तो 3 है, बल्कि उसमें ना बेसिकली 4 आ रहे होते हैं कलर्स। जब आप मैंने इसको करवाया हुआ है, कल को इंशाल्लाह आप लोग पढ़ाओगे कॉलेजेस में, तो आप देखोगे इसमें ना 4 से 5 कलर्स आ रहे होते हैं। पहले डार्क ग्रीन, फिर लाइट ग्रीन, फिर येलो, फिर डार्क सा येलो, फिर ऑरेंज सा स्टार्ट हो रहा होता है। तो छोटे वाले कंपोनेंट्स भी और आते हैं, हम नेट से पढ़ोगे ना कंपोनेंट्स ऑफ अ लीव, तो बहुत सारे आ रहे होते हैं। तो मेनली 3 होते हैं, तो उसने उस चीज को कैटेगराइज कर दिया, लेकिन 4 से 5 आप सेपरेट कर सकते हो इसमें। तो बहुत सारे मिक्सचर्स, फॉर एग्जांपल कोई ये केटाइंस हैं, आयरन निकल कोबाल्ट, वो एक उसमें मैंने डाल दिए हैं, मैं उनको सेपरेट करना चाह रही हूँ, उनके रिटार्डेशन फैक्टर्स देखना चाह रही हूँ, और तो मैं क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से इजीली कर लूंगी। उसके बाद आप इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो, आप बता सकते हो कोई भी जो कंपाउंड है वो प्योर है कि नहीं है। लाइक सॉरी थोड़ी सी इसके लिए। अच्छा, दूसरी जो हम इसके थ्रू कर सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस या प्योरिफिकेशन।
क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब ये कि आप क्वालिटी बता सकते हो, किसी भी चीज़ की बता सकते हो ये प्योर है कि नहीं है। तो हम इसको यूज़ करते हैं स्पेशली उन उसके लिए, प्लेयर्स के लिए, लाइक जो ड्रग्स लेते हैं, फौरन से हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू बता सकते हैं कि वो ड्रग्स ले रहा है कि नहीं। हम क्या करते हैं, हम उसका ब्लड का सैंपल लेते हैं, उस पर फॉर एग्जाम्पल आप क्रोमेटोग्राफी अप्लाई करवा देते हो। तो क्या होता है, उसके ब्लड सैंपल्स में मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आपको पता है, आरबीसी, प्लेटलेट्स और कुछ भी चीज़। अगर एक चौथा स्पॉट आता है किसी अनयूजुअल चीज़ का, तो मतलब उसके ब्लड में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए, या कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो किस चीज़ की आई है, तो फिर आप फर्दर उसको करेक्टराइजेशन के लिए भेज सकते हो। लेकिन इनिशियली आप बता सकते हो कि उसके ब्लड में कोई एक्स्ट्रा चीज़ है उसके मेन कंपोनेंट्स के अलावा। तो क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आप किसी भी चीज़ की प्योरिफिकेशन या क्वालिटी बता सकते हो। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स हम कर सकते हैं किसी भी मिक्सचर की। लाइक फॉर एग्जांपल हर एक कंपाउंड का अपना रिटार्डेशन फैक्टर होता है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हर एक का अपना रिटार्डेशन फैक्टर है। अगर ये फॉर एग्जांपल निकल का स्पॉट इधर आता है, तो ये हमेशा इधर ही आएगा, इसका ये हमेशा इधर ही रहना है। अगर किसी का रिटार्डेशन फैक्टर कुछ भी है, फॉर एग्जांपल अगर आप सेम सॉल्वेंट्स यूज करते हो, अगर हम करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो अगर हम सेम सॉल्वेंट्स यूज करते हो, उसके रिटार्डेशन की फैक्टर की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो अगर आप हर बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो सेम सॉल्वेंट्स के साथ, तो उसका जो रिटार्डेशन फैक्टर है वो सेम रहेगा। तो उससे आप बता सकते हो कि मेरा ये कंपाउंड नाइट्रो है, अगर वो सेम जगह पे आता है, मिक्सचर्स में है तो। आरएफ से हमेशा ही कौन से सेम होता है, अगर आप सॉल्वेंट सेम लोगे या वेस्ट, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट टू से, सॉल्वेंट वेरी करता है। अगर सॉल्वेंट चेंज कर दोगे आरएफ चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, समहाउ चेंज जरूर होगा। लेकिन अगर सेम सॉल्वेंट रखते हो तो हमेशा निकल का, अगर फॉर एग्जांपल रिटार्डेशन फैक्टर 0.7 है तो निकल का हमेशा 7 ही आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पता है निकल का रिटार्डेशन फैक्टर फॉर एग्जांपल 0.7 है, अल्कोहल और कोई भी एसीटोन और अल्कोहल के मिक्सचर के साथ, ठीक है। अगर आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें आपने दोबारा उसकी क्रोमेटोग्राफी करवाई अल्कोहल और एसीटोन के साथ ही, तो 3 ड्रॉप से फॉर एग्जांपल उस मिक्सचर में एक की आरएफ की वैल्यू 0.7 आई है, बाकियों की हमें नहीं पता, चेंज आ गई है। तो आप क्लियर कट कह सकते हो 0.7 वाला जो है वो तो निकली है, बाकी दो में भी वेरी हो सकते हैं। तो इस तरह हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इजीली। तो अब इसको मेडिकल लैब्स में आप जब सारी डिटेल्स पढ़ोगे ना, गैस क्रोमेटोग्राफी और एचपीएलसी, आपको खुद ही पता चल जाएगा आप इसको कहाँ कहाँ किस तरह यूज कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंस इतनी, जैसे खैर लॉन्ग के लिए करते हैं, बीपीएससी में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता हो मोटा मोटा कि हम क्रोमेटोग्राफी इतना पढ़ेंगे, इतनी हमें इसकी डिटेल्स पढ़नी है, आखिर ये यूज कहाँ होती है। आजकल तो हमारे पास फोरेंसिक लैब्स में बहुत ज्यादा यूज हो रही है, जीसी एंड एचपीएलसी, जीसी एंड एचपीएलसी बहुत ज्यादा यूज है। ओके जी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी हमारे पास मोटी मोटी यही है कि हम सेपरेट, पहली पहले तो यही है, उसकी जो डेफिनेशन है वही उसकी इंपॉर्टेंस है। देन उसके बाद उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, मेडिकल लैब्स, प्योरिफिकेशन। आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस लैब्स में हमें क्रोमेटोग्राफी को यूज़ में लेके आ रहे हैं। हमने बेसिक लेवल का पढ़ना है, हमने बहुत एडवांस नहीं पढ़ना, हमारा काम बीएस तक है, बीएस से ऊपर आपको नहीं आता क्वेश्चन। तो पहली पहली जो चीज़ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आते हैं पहले एमसीक्यूज, वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी जो आपकी बेस बनाएगा। अच्छा जी। हन्नान, और वैसे क्या होता है, जीसी फास्ट है या एचपीएलसी? हाँ, गैस क्रोमेटोग्राफी और एचपीएलसी में से फास्ट वैस तो दोनों ही फास्ट हैं। जीसी और कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं बेटा जी, एचपीएलसी और के लिए। जीसी यूज करते हैं वोलेटाइल के लिए, एचपीएलसी यूज करते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए। तो सारी टेक्निक्स अच्छी हैं, जितनी भी आप पढ़ोगे ना आगे वाली, गैस क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, सारी अच्छी हैं। हर एक के डिपेंड करता है हमने सेपरेट क्या करना है। तो सेपरेशन जो है ना वो कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। जो कंपोनेंट्स होगा उस टाइप के लिहाज से आप अपनी जो टाइप है वो डिसाइड कर लेते हो। अब लाइक अगर मैं आपको कोई ऐसा कंपोनेंट देती हूँ जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, वहां पर एचपीएलसी यूज ही नहीं कर सकते ना। तो एचपीएलसी का आपका अलग यूजेज है, जीसी का अलग है। लेकिन एचपीएलसी, एलसी की बात की जाए फिर हम एचपीएलसी को प्रेफर करते हैं, बिकॉज एलसी है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो आप एलसी का कम, एचपीएलसी का कंपैरिजन एलसी के साथ तो कर सकते हो, गैस के साथ नहीं कर सकते, गैस एक अलग टाइप हो जाती है। बेसिकली एचपीएलसी जो है ना वो एलसी ही है। तो एलसी की एडवांस्ड फॉर्म जो है वो हमारे पास एचपीएलसी कहलाती है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाइन की मॉडिफिकेशन है। जब हम पढ़ेंगे तो आप देख लोगे, सिर्फ एक थोड़ा सा प्रेशर दिया गया उसमें एक्स्ट्रा, और कुछ भी नहीं है, जिसको हमने कहावत बनाया होता है हवा, कि पता नहीं एचपीएलसी क्या है। एचपीएलसी अच्छी है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक लाइन की मॉडिफिकेशन है जस्ट। ओके जी, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी।
तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, या फिर इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अभी हमने पढ़ा था पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है, जिसमें आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हो मिक्सचर से। इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब इसकी जो है टाइप अक्सर ये पूछ लेता है, इज अ टाइप ऑफ लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब ये चीज याद रखनी है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पेपर की, जो आप कर देते हो, आप क्या करते हो, इसको लिक्विड सॉलिड की कैटेगराइज में लेके आ जाते हो। आप कहते हो इसके मोबाइल फेज जो है वो तो लिक्विड्स हैं, लेकिन पेपर जो है वो सॉलिड है। नहीं, पेपर जो है वो सॉलिड है, लेकिन ऑल दो पेपर सॉलिड है, उसके अलावा हम इसको लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसमें हम पेपर को यूज नहीं करते एज अ स्टेशनरी फेस। पेपर की कंपोजिशन को अगर आप देखो, तो पेपर की कंपोजिशन, पेपर किस चीज से बना होता है मुझे बताओगे जरा? पेपर की कंपोजिशन किस चीज से बनी हुई, जो आप यूज करते हो इतनी सारी, आज तक एग्जाम दे दे के इतने बड़े हो गए हो, तो पेपर्स पे दिए हैं, पेपर्स किस चीज का बना होता है? हाँ जी, चैट बॉक्स में मुझे बताओ ना जरा। फ्रॉम विच थिंग पेपर इज मेड अप ऑफ? पेपर की कंपोजिशन क्या है? सेलुलोस, एग्जैक्टली आप सेलुलोज प्लांट, बिल्कुल वुड में जो हमारे पास सेलुलोस है, जो लकड़ी है, एग्जैक्टली उसका बना होता है। तो वुड की फर्दर कंपोजिशन देखोगे तो सेलुलोस होती है, 99% वुड जो होती है वो सेलुलोस की बनी होती है। तो आपका जो पेपर है बेसिकली वो सेलुलोस है। जब हम कंपोजिशन या उसके स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करते हैं बेटा जी सेलुलोस के, तो सेलुलोस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक पेपर का वो समहाउ इस तरह का होता है। उसमें फाइबर्स इस तरह गए होते हैं। ये फाइबर्स है सेलुलोस की, जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह। पूरे पेपर में फाइबर्स ही फाइबर्स होते हैं, और इन फाइबर्स के दरमियान वाटर पार्टिकल्स इंट्रैप्ड होते हैं। ये इतने ज्यादा फाइबर्स ने इन पार्टिकल्स को इंट्रैप किया होता है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, ये मूव नहीं कर पाते। इस वजह से ये स्टैटिक है, और हम इनको स्टेशनरी में लेके आते हैं। लेकिन वाटर लिक्विड होता है, वाटर सॉलिड नहीं होता। तो इस वजह से हम पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें से, आपका मोबाइल फेस भी लिक्विड है, जिसमें आपका स्टेशनरी फेस भी लिक्विड है। बिकॉज पेपर इज नॉट एक्टिंग एज a stationary phase in paper chromatography. In paper chromatography, stationary phase is actually the mobile particles, mobile droplets that are entrapped in the cellulosic fibers. तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो वाटर है। हम बस डिटेल पढ़ते नहीं है कभी, हमने आज तक गौर नहीं किया, हमेशा गलत लगा के आते हो। मैं इसको गलत लगा के ही आई थी, झूठ नहीं बोलूंगी, अपने टाइम में मुझे इसका नहीं पता था। अब मैंने पढ़ाया है साल यूनिवर्सिटी में, तो मुझे इसका आया था, पता चला था कि लिक्विड, ये एक लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। फिर इसको डिटेल से पढ़ा तो पता चला कि लिक्विड इस तरह है कि पेपर बेसिकली सॉलिड ही है ना, हम देखते हैं कि कागज सॉलिड लग रहा होता है, तो मैं उसकी बेस पे लिक्विड सॉलिड लगा के आई थी। लेकिन बाद में पता चला कि सेलुलोज के अंदर इंट्रैप्ड पार्टिकल्स जो हैं वो एज अ स्टेशनरी फेस काम करते हैं, एंड वाटर इज अ लिक्विड, सो इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद इसमें हमने क्या करना, एक्सपेरिमेंट अभी हम परफॉर्म करते हैं, थोड़ी सी इसकी डिटेल पढ़ लेंगे। हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी को फिल्टर पेपर के थ्रू करना होता है। तो फिल्टर पेपर को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन टाइप्स में। पहली जो टाइप है फिल्टर पेपर की, उसमें हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ पोरोसाइट्स की बेस पे, ऑन द बेस ऑफ पोर्स बेसिकली। जो हम फिल्टर पेपर को कैटेगराइज कर रहे होते हैं, उसको डिवाइड करते हैं हम तीन साइजेस की बेस पे, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। फिल्टर पेपर के अंदर हमारे पास बिल्कुल माइक्रो लेवल के पोर्स होते हैं। वो जो माइक्रो लेवल्स के पोर्स हैं बेसिकली सेपरेशन ये कर रहे होते हैं। अब ये आपको दिख रहे हैं, बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिक साइज के हैं जो नहीं दिख रहे होते। तो हमारे पास तीन साइजेस हैं, जो मैं आपको आंख से यहाँ पे ड्रॉ करने की ट्राई कर रही हूँ। एक ये मीडियम साइज हो गया, एक हमारे पास लार्ज साइज हो गया। तो आप किस टाइप का फिल्टर पेपर हमने चूज करना है, ये डिपेंड करते हैं कि हमने किस टाइप के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना है। अगर हमारे सेपरेटिंग कंपोनेंट्स बहुत छोटे साइज के हैं, तो ऑब्वियसली हम स्मॉल साइज यूज करते हैं। अगर वो मीडियम है तो हम मीडियम, अगर कोई बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं तो हम लार्ज साइज साइज वाला फिल्टर पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द, वैसे मुझे भी मैम ये आज ही पता चला है रिदा, मैं सीरियस पढ़ा रही हूँ और मैंने कहा पता नहीं क्या पूछ रही है ये। देखो ये हो गया ना, और ये पास्ट पेपर का एमसीक्यू आया हुआ है। ये मेरे बीएस में भी आया था, मैं तब भी लिक्विड सॉलिड लगा के आई थी, मजे की बात। लेकिन तब वो फाइनल्स में था तो पता ही नहीं चला कहाँ गलती होती है, फाइनल सबमिट हो जाता है। फिर मैं जब गलत लगा के आ गई, मुझे तब भी नहीं पता था पीपीएससी में। और जब मैंने खुद पढ़ाया, तब पता चला कि अच्छा बच्चों को सही पढ़ाना है, और लिक्विड लिक्विड अपन।
तो कोई मसला नहीं है, देखो अब सीखे हो ना वक्त के साथ आप, अब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाते हो। एग्जैक्टली आप, इसीलिए हम लोगों का मकसद यही है यहाँ पे कि आप थोड़ी कॉन्सेप्चुअल स्टडीज करवाई जाए। वो बेसिक बातें, डेफिनेशंस तो पता ही ना आपको क्रोमेटोग्राफी क्यों है, वो इसलिए मैंने जल्दी पास आउट कर दिया कि आपको खुद भी पढ़ लोगे, डेफिनेशन पता है, ग्रीक वर्ड है और इस बेस पे करते हैं वो हमें पता है। अब हम एक्सपेरिमेंटल थोड़ा वर्क लेके आएंगे ताकि थोड़ा सा आपको, क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक्सपेरिमेंटल है, ताकि कल आपको पढ़ाओ तो आप एक्सपेरिमेंट करवा सको बच्चों। तो पोरोसाइट्स की बेस पे तीन टाइप्स थी। तो हम मोस्टली जो लैब में यूज करते हैं वो हम मीडियम साइज का फिल्टर पेपर यूज करते हैं, क्योंकि हमारे ज्यादातर पार्टिकल्स ना बहुत बड़े होते हैं ना छोटे, ज्यादातर बल्कि हम बड़ों वालों को ही कार्य होते हैं। तो हम मीडियम साइज का फिल्टर पेपर यूज करते हैं, और उसको हम बेसिकली लैब में कहते हैं वॉटमैन फिल्टर पेपर। वॉटमैन फिल्टर पेपर। तो वॉटमैन फिल्टर पेपर की जो हम कॉमनली यूज फिल्टर पेपर है लैब में, उसको हम यूज करके अपनी पेपर क्रोमेटोग्राफी करवा सकते हैं। और ऑन द बेस ऑफ शेप की बेस पे भी हम फिल्टर पेपर को डिवाइड करते हैं। एक होता है सर्कुलर, जिसकी मदद से हम रेडियल क्रोमेटोग्राफी करेंगे, अभी हम उसको परफॉर्म करेंगे थ्योरेटिकली। एक्सपेरिमेंटली तो मैं नहीं करवा सकती, थ्योरेटिकली जरूर करवाऊंगी। तो सर्कुलर भी हम कर सकते हैं, जो और मोस्ट कॉमनली जो हम यूज कर रहे होते हैं ये अपना रेक्टेंगल शेप का फिल्टर पेपर, जिसके जरिए से 99% हमने परफॉर्म आप लोगों ने की होगी लास्ट में, असेंडिंग टाइप बल्कि की होगी आप लोगों ने। तो असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम रेक्टेंगुलर फिल्टर पेपर यूज करते हैं, और रेडियल क्रोमेटोग्राफी में हम सर्कुलर फिल्टर पेपर यूज करते हैं। लेकिन जो मेन उसकी कैटेगराइज करने की वो है स्मॉल, मीडियम और लार्ज, जिसकी मदद से हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके एक्सपेरिमेंट को। नाम बता देती हूँ, एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज बीच में एंड हो जाएगी और फिर रह जाएगा तो मजेदारी नहीं आती दोबारा स्टार्ट करते हुए वैसे ही, क्योंकि 3 मिनट रह रहे हैं इस मीटिंग के एंड होने में। टाइप्स के नाम बताती हूँ। पेपर क्रोमेटोग्राफी की बेसिकली हमारे पास बेटा जी 3 टाइप है। पहली असेंडिंग है, दूसरी डिसेंडिंग टाइप है, तीसरी को हम कहते हैं रेडियल। इन दोनों में हम जो यूज करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफ फिल्टर पेपर, वो यूज करते हैं रेक्टेंगुलर टाइप का। इन दोनों में हम यूज करते हैं रेक्टेंगुलर टाइप का फिल्टर पेपर। जो रेडियल टाइप है इसमें हम यूज करते हैं सर्कुलर शेप का, हम बड़ा गोल काटते हैं। ज्यादातर हम क्या करते हैं, वो जो मैथ में आर्क होती थी उसकी मदद से हम पहले पेंसिल से निशान करते हैं, फिर कट कर लेते हैं। लेकिन 90% आप खुद कट नहीं करते, इतना गोल कट नहीं रहा होता। तो सर्कुलर में खैर हमें बहुत ज्यादा एजिस से चाहिए भी नहीं होता। अभी आप परफॉर्म करोगे देखोगे कि थोड़ा सा हल्का सा गोल ना भी कटे तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो आपने उसकी मदद से भी कर सकते हो, लेकिन 90% टीचर जो आपको लैब में देते हैं वो गोल गोल खुद ही बने बनाए देते हैं। तो आपके पास अवेलेबल होते हैं खुद ही कटिंग वाले, तो आपको काटने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पेपर की बेसिकली हमने ना पेपर को भी डिवाइड किया तो 5 टाइप बन गया, ऐसे देखोगे तो ऑब्वियस देखो। पोरोसाइट्स की बेस पे अलग से डिवाइड किया है, और शेप की बेस पे अलग से डिसाइड किया है। टाइप्स बेसिकली फिल्टर पेपर की है नहीं, मतलब फिल्टर पेपर को किस तरह हम कहते हैं कि किस टाइप का है उस तरह कर सकते हैं, बेसिकली ये टाइप्स नहीं है। तो फिल्टर पेपर की आप कह दोगे कि कौन सा वाला यूज करें। तो स्मॉल पोरोसाइट्स की बेस पे आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो शेप की बेस पे। अब फिल्टर पेपर एक ही है, वही फिल्टर पेपर है, उसको आप गोल में काट लोगे तो वो सर्कुलर बन जाएगा, उसको आप इस शेप में काट लोगे तो वो रेक्टेंगुलर बन जाएगा। हाँ, पोरोसाइट्स वाली फिर भी टाइप हो सकती है कि स्मॉल पोरोसाइट की बेस पे एक हो गया, मीडियम की उस पे, लार्ज की उस पे। अब इस तरह अगर करोगे तो फिर ये 5 टाइप बन जाएंगी। तो फिल्टर पेपर एक ही है, उसको यूज किस तरह लेके आना है वो फिर उसको हमने टाइप में बना दिया है समझने के लिए। बेसिकली फिल्टर पेपर एक ही यूज हो रहा होता है वॉटमैन फिल्टर पेपर लैब में। लेकिन पता हो कि पोर साइज डिफरेंट भी होते हैं, एडवांस लैब में आप स्मॉल पोरोसाइट वाला यूज करते हो, पर हम बेसिकली लार्ज और मीडियम में अवेलेबल होता है, जो सस्ता भी होता है और पड़ा होता है लैब में हर जगह। वो बहुत महंगी कोई चीज़ नहीं है, फिल्टर पेपर काफ़ी सस्ती चीज़ है लैब। टाइप्स पे हमारे पास 3 टाइप्स थी, असेंडिंग, डिसेंडिंग और रेडियल। तो हम जो मोस्ट कॉमनली कर रहे होते हैं वो करते हैं असेंडिंग टाइप, जो आप परफॉर्म करते हो। तो इसको हम बिल्कुल थ्योरेटिकली ऐसे ही परफॉर्म करेंगे, और फिर देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें। अच्छा, सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने पेपर काट लेने हैं एक नॉर्मल से साइज का, रेक्टेंगुलर शेप का, एज असेंडिंग और डिसेंडिंग में रेडियल पेपर काटते हैं। तो हमने इस तरह का एक पेपर कट कर लेना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम असेंडिंग के थ्रू आज अपने सेपरेट कर रहे हैं मिक्सचर्स को, लीव्स के पिगमेंट्स को ही हमने सेपरेट करना है, मैंने करवा रखा है। अब इसमें आप किसी भी टाइप के लीव ले सकते हो, ट्राई करनी है कल को जब आप करवाओ सेपरेशन थ्रू क्रोमेटोग्राफी, तो आपने
ऐसे लीव लेने हैं जिसमें जरा एक्सट्रैक्शन ज्यादा होती है। कुछ पत्ते होते हैं बिल्कुल सूखे से, कुछ होते हैं थोड़े से गिले गिले से। लाइक सबसे अच्छी सेपरेशन मैं रिकमेंड करती हूँ वो पालक के पत्तों की करती हूँ। पालक के पत्तों की इतनी जबरदस्त सेपरेशन हो रही होती है ना आपकी, बड़े जबरदस्त कलर्स आते हैं और बिल्कुल क्लियर कट साफ साफ से आ रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बच्चों से पालक के पत्ते मंगवा लेने हैं, जो बिल्कुल करीब रहते हैं घर वाले। तो उनसे आपने कहना है कि एक पत्ता, एक ही बहुत होता है, बल्कि आधा पालक का पत्ता भी बहुत होता है। तो आपने पालक का पत्ता लेना है, उसको पेसल एंड मोटर में ग्राइंड करना है। अगर आपके पास बहुत सूखे पत्ते हों तो आप उसमें एसीटोन या कोई भी सॉल्वेंट डाल सकते हो, क्योंकि सॉल्वेंट नहीं इवेपोरेट हो जाना होता है, कोई मसला नहीं। आप बात करो तो सॉल्वेंट में कोई बहुत सूखा पत्ता है उसमें सब में ही होगा पिगमेंट, सब पत्तों में होते हैं। ग्रीन लेना, थोड़ा ग्रीन ग्रीन शेड के, येलो नहीं लेना। ग्रीन वाले में लेना, उसमें क्लोरोफिल ज्यादा होता है। तो लेकिन ग्रीन वाला सूखा सा है तो आप उसमें थोड़ा सा हल्का सा कोई सॉल्वेंट डाल सकते हो। लेकिन पालक का फायदा ये होगा, आपको कोई सॉल्वेंट डालने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा उसको आप ग्राइंड करोगे, उसमें इतना ज्यादा निकल आता है ना पानी, उसका एक्सट्रैक्ट। तो आप पालक को प्रेफर करते हो। तो आपने क्या किया है, इसको आपने ग्राइंड कर लिया, इसका एक्सट्रैक्ट लेना है। और अपने सबसे पहले क्या करना है, बल्कि सबसे पहले हमने मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स, हमारा ये बीकर होता है, बल्कि हमने क्रोमेटोग्राफिक टैंक लेना होता है बेसिकली। क्रोमेटोग्राफिक टैंक इस तरह रेक्टेंगुलर शेप का एक टैंक सा होता है, और उसके ऊपर ना लीड सी लगी होती है, उसकी अपनी एक कैप सी होती है। क्रोमेटोग्राफिक टैंक का फायदा ये होता है, उसको हम ढांप देते हैं, और हमें ढांपा हुआ चीज ही ज्यादा अच्छी रहती है। लेकिन अगर हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक टैंक ना हो, जो कि 90% नहीं होता आम लैब्स में, तो हम बीकर में भी करवा सकते हैं क्रोमेटोग्राफी, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने अपना क्रोमेटोग्राफिक टैंक लेने हैं। जो सॉल्वेंट्स जिसमें हमने सेपरेशन करवानी है, जो कि हमारा मोबाइल फेज होगा, उसको हमने इसमें फिल करके इसको ढक के रख देना है। रीजन क्या है, पहले मोबाइल फेज क्या है, मोबाइल फेज मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स लेते हैं हम, जो कि सेपरेशन करवाएंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी में। अब मोबाइल फेज क्या थी, या तो गैस है या फिर लिक्विड है। इसमें हमारे पास मोबाइल फेज लिक्विड होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी में। लिख लो, पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास जो मोबाइल फेज है वो लिक्विड होती है। तो मोबाइल फेज आपको जरूरी नहीं है एक ही लिक्विड यूज करो, आप मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स भी यूज कर सकते हो। मोस्टली अब एक चीज याद रखनी है, अगर आपकी स्टेशनरी फेज पोलर है तो मोबाइल फेज आप नॉन पोलर या बहुत स्लाइटली पोलर यूज करते हो। अगर ये पोलर है तो मोबाइल फेज हमेशा नॉन पोलर नेचर की होगी। अब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को नॉन पोलर ऑलमोस्ट कंसीडर करते हैं, उनकी पोलैरिटी काफी कम होती है। तो हम उनको बहुत कम पोलैरिटी के सॉल्वेंट्स या ऑलमोस्ट नॉन पोलर यूज करते हैं। अब स्टेशनरी फेज देखो हमारी भी इसमें क्या है, वाटर। वाटर इज अ हाईली पोलर सॉल्वेंट, आपने पता है, आपने पढ़ रखा है। जब हम पोलैरिटी इंडेक्स को भी देखते हैं तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी का सॉल्वेंट जो अवेलेबल होते हैं हमारे पास यूनिवर्स में या अर्थ पे, वो वाटर ही है। तो वाटर इज अ हाईली पोलर सॉल्वेंट। तो मोबाइल फेस क्लियर कट है नॉन पोलर या बिल्कुल स्लाइटली पोलर लोगे। तो मोबाइल फेस में आपके पास बहुत सारे सॉल्वेंट्स अवेलेबल हैं, जो मोस्ट कॉमनली हम लैब में यूज करते हैं। डेट वन इज CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म आप यूज करते हो, आप एथेनॉल यूज कर रहे हो, एथेनॉल, अल्कोहल डिफरेंट, एथेनॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, कोई भी यूज कर सकते हो। एसीटोन आप यूज करते हो। तो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर मोबाइल फेस इज अवेलेबल इन द लैब। तो डिपेंड करता है कि आपने मिक्सचर क्या सेपरेट करना है। अब आपके मिक्सचर्स आप देखो किस टाइप के हैं जिनको आपने सेपरेट करना है। तो आप क्या करते हो, ज्यादातर आप, एक सेकंड, बच्चे क्या पूछ रहे हैं, पोलैरिटी टेबल इंडेक्स सेंड कर दीजिएगा। ओके, अवैस कर दूंगी वही इस लेक्चर के बाद में। वाई वी टेक पोलर एंड नॉन पोलर, हनान हम इसलिए पोलर और नॉन पोलर लेते हैं कि देखो, अगर पोलर ले लिया, स्टेशनरी फेज पोलर है, मोबाइल फेज भी पोलर है, अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसको सेपरेट करना है, वो नॉन पोलर नेचर का है, वो बेचारा कैसे सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि आपने दोनों चीजें पोलर ले ली हैं। अब कंपोनेंट हमारे पास पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी, हमें नहीं पता। तो जिस टाइप का कंपोनेंट होगा वो खुद ही खुद इसके मुताबिक सेपरेट आउट हो जाएगा। तो हमने हर तरह का कॉम्बिनेशन देना है, ताकि हमें नहीं पता कंपोनेंट है किस नेचर का। तो हम कंपोनेंट्स के नेचर की बेस पे करते हैं, लेकिन हमने पोलर नॉन पोलर दोनों यूज करने हैं। अगर हमारा कंपोनेंट नॉन पोलर नेचर का होगा, वो मोबाइल फेज के साथ जाके सेपरेट हो जाएगा। अगर हमारा कंपोनेंट पोलर नेचर का होगा, वो स्टेशनरी फेज के साथ जाके सेपरेट हो जाएगा। तो हम दोनों तरह के उनको देंगे अवेलेबिलिटी, वो जिस टाइप का हो वो उस टाइप में जाके सेपरेट आउट हो जाए। और फिर मोबाइल फेज में भी हम क्या करते हैं, हम एक मोबाइल फेज एक सॉल्वेंट क्यों नहीं यूज करते, हम मोस्टली 3 या 4 यूज करते हैं, ताकि हमारे पास पोलैरिटी का बड़ा रेंज आ जाए। टू आइडेंटिफाई ऑफ अननोन, एग्जैक्टली, टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपोनेंट्स के लिए हम इसको यूज करते हैं।
फिर हमारे पास मोबाइल फेज में क्या है, हम ज़्यादातर CCl4, एसीटोन और कोई भी हेक्सेन भी अक्सर हम यूज़ कर रहे होते हैं, एसीटोन, और अल्कोहल भी हम अक्सर एथेनॉल और ब्यूटानॉल यूज़ कर रहे होते हैं। इन चारों का ml मिक्सचर हम लेके यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास इधर भी पोलैरिटी की रेंज आ जाए, ताकि कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से सेपरेट हो जाए। और हमें एग्जैक्टली exactly पता नहीं होता हमने कौन सा मोबाइल फेस लेना है। हम डिफरेंट जो पेयरिंग लगाते हैं, फिर करवाते हैं क्रोमेटोग्राफी। सेपरेशन अच्छी नहीं हुई, हम अपने चेंज करते हैं सॉल्वेंट्स को, तो हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बार बार यूज करके फिर हमें पता चलता है कि अच्छा ये कॉम्बिनेशन इस कंपोनेंट के लिए अच्छा था। जो आप लोग टीचर परफॉर्म करवाते हैं वो कॉपी में ऑलरेडी किया हुआ होता है। अब हमने इतनी एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, क्रोमेटोग्राफी इतनी कॉमन टेक्निक हो गई है, तकरीबन हर चीज़ ही हम सेपरेट आउट कर चुके हैं इसकी मदद से। तो हमें पता चल चुका है कि इसके लिए सॉल्वेंट अच्छा है, ये सॉल्वेंट अच्छा है। लेकिन अगर आप स्टार्ट लेते हो बिल्कुल ही, मैं बच्चों को कभी नहीं बताती इसके लिए ये सॉल्वेंट अच्छा है। वो खुद इस चीज को बार बार करके तकरीबन हफ्ता मैंने करवाया था उनको क्रोमेटोग्राफी उस वीक में ना। डेली 3 दिन मैंने करवाया, 4 दिन मुसलसल। मैंने उनको सॉल्वेंट्स नहीं बताए कौन से इसके आप यूज करो, मैंने उन्हें बता दिया, समझा दी टेक्निक, उन्होंने कम्बिनेशन यूज। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, देखो आपको पता है क्लोरोफॉर्म नॉन पोलर है, एसीटोन है, फिर उससे भी फर्क आएगा। इसका आप 5 ml ले लो, इसका 10 ml ले लो, तो आप इनके वॉल्यूम चेंज करके भी पोलैरिटी में फर्क लेके आ सकते हो। ये एथेनॉल है, इसका आप 2 ml ले लो जस्ट। और बात को तब इसमें भी हम एक ड्रॉप एसिड या एक ड्रॉप वाटर डाल देते हैं कि थोड़ी सी पोलैरिटी और इंक्लूड। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह अपने उसको चेंज करते हैं। लेकिन इसका कोई ऐसा इतना वो नहीं है कि हमने ये यूज करना है इतने ml। आप इसको परफॉर्म करवाते हो, आपका नहीं आया तो आप पोलैरिटी बढ़ाते हो, कम करते हो सॉल्वेंट्स के मुताबिक। फिर आप खुद ही खुद आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हो कि किस तरह हमें कौन से सॉल्वेंट्स का कम्बिनेशन यूज करना चाहिए। अब आपके नेक्स्ट में पढ़ा ये करवाती हूँ आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है, लीव्स में आपको भी 3 कंपोनेंट बताए थे, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बताया है, जेंथोफिल और केराटिनाइड्स। आपने जाके इसके बाद इनके स्ट्रक्चर देखनी है। आप इनके स्ट्रक्चर देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा स्ट्रक्चर किस नेचर का है, पोलर है, आया वो नॉन पोलर है, आया वो कुछ बीच के मिक्सचर है। तो आपको वहीं से अंदाजा हो जाएगा कि मुझे कौन से सॉल्वेंट्स किस टाइप के यूज करने चाहिए। जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखते ही पता चलेगा ये कहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट करीब आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना क्रोमेटोग्राफिक टैंक लेना है, आपने अपना मोबाइल फेस चूज करना है कि मैं ये 3 कॉम्बिनेशन यूज करूंगी। मैं फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, मैंने एथानॉल और मैंने ब्यूटानॉल यूज कर लिया। उनको मैं ये 10 ml, ये 5 ml, ये 5 ml लेके फॉर एग्जांपल मैंने इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक में डाल देना है। ये मैंने अपना मोबाइल फेस फॉर एग्जांपल लिक्विड फॉर्म में है, ये मैंने डाल दिया इसमें। उसके बाद मैं इसकी लिड को कवर करूंगी और इसको मैंने एक साइड पे रख देना है। इसका मकसद क्या है कि बहुत सारे हमारे पास सॉल्वेंट्स ऐसे होंगे जो कि वेपर बना देते हैं फौरी। लाइक एथेनॉल है आपके पास, वोलाटाइल सा सॉल्वेंट होता है, अपने वेपर्स लास्ट में बनाता है। हम इसको बंद कर देते हैं ताकि इसमें सेचुरेशन हो जाए वेपर्स की। जब सेचुरेटेड इन्वायरमेंट हो जाएगा इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक का, तो हम क्या करते हैं, हम हमारी सेपरेशन अच्छी होती है। अगर इन्वायरमेंट सेचुरेटेड हो जाएगा, दस्ती हम काम चलाने के लिए अगर ये नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना बीकर लेते हैं, बीकर में इसको डाल देते हैं, और उसके ऊपर हम जिस कॉपी से के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं वही नोटबुक रख देते हैं ताकि वो कवर हो जाए। अब आपने देखा होगा बीकर में थोड़ी सी साइड में चूल सी बनी होती है, वो चीज़ कवर नहीं होती, थोड़े थोड़े वेपर्स निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी सम हाउ काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट सेचुरेट हो जाता है और आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा क्रोमेटोग्राफिक टैंक नहीं है, बीकर में भी इजीली हो जाता है। तो उसके बाद इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए साइड पे रख देना है ताकि इसकी सेचुरेशन हो सके। तो 15 to 20 मिनट्स के लिए पुट दिस क्रोमेटोग्राफिक टैंक असाइड फॉर द सेचुरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। फिर हमने अपना पेपर, फिल्टर पेपर कट करना है, इतना हम इस पे काम कर लेंगे। इस पे हमने क्या करना है, फिल्टर पेपर कट किया अपना। फिल्टर पेपर कट करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने बेस लाइन लगानी है। ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर पे मैंने लेड पेंसिल से लगानी है लाइन। अब इसका ध्यान रखना है कि हमने लेड पेंसिल ही यूज करनी है, क्योंकि लेड पेंसिल जो है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो इनर्ट है। वो इन कंपोनेंट्स के साथ और सॉल्वेंट्स के साथ जो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग क्रोमेटोग्राफी कुछ रिएक्शन शो नहीं करती, एज सच रहती है। अगर हम यहाँ पे आप पेन या कोई भी कुछ भी अगर इंक यूज कर, ओके अगेन दोबारा आ गया, नेट का कोई इशू आया था बेटा जी, नेट हमारा चला गया था 1 सेकंड के लिए। हम अपनी दोबारा कंटिन्यू करते हैं, और इसी चीज़ का मुझे डर होता है बीच में कोई वो ना आए एक्सपेरिमेंट में और आज तो नहीं तंग तंग हो रहे हैं। अच्छा कोई इशू नहीं है, हम इसको दोबारा, आज नेट इंटरनेट ना अनस्टेबल लिखा आ रहा है, मुसलसल अनस्टेबल आ रहा है एक्चुअली।
मैंने स्क्रीन शेयर की है, होप सो ये हो जाएगी अभी शेयर आप लोगों के साथ। जी एग्जैक्टली है ना, आज पता नहीं, वरना नेट नेट का इशू आता नहीं है यूजुअली मेरे घर। आज पहला दिन ऐसा आया है जब नेट अनस्टेबल आ रहा है। अच्छा ये स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के पास? ये मुझे बताओ, स्क्रीन शेयर सही से हो गई है और आवाज सही साफ आ रही है? आई थिंक फिर आवाज का इशू है। ओके चलो ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पर तक पहुंचे थे कि हमने अपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक को साइड पे रख दिया था सेचुरेट होने के लिए अपने मोबाइल फेस से फिल करके, और इसको हमने कवर कर दिया था लिड के साथ। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हम अपना पेपर बनाते, फिल्टर पेपर। हमने 2.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई थी लेड पेंसिल के साथ। हम इंक के साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि इंक जो है वो मोबाइल फेस के साथ रिएक्ट करके मूव करना स्टार्ट कर देती है ऊपर। तो हमने लेड पेंसिल का यूज करना है जस्ट बेस लाइन को लगाने के लिए। इसको हम कहते हैं बेस लाइन। कि यहाँ से हमने अपने बेस लाइन वो लाइन होती है जिसपे हमने अपने जिस कंपोनेंट को सेपरेट करना है उसका मिक्सचर लगाते हैं हम बेसिकली। ठीक हो गया है अरिंदा, क्लियर है? उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये 2.5 सेंटीमीटर की लगा ली। उसके बाद ये साइड पे मेरा सैंपल पड़ा, फॉर एग्जांपल सैंपल जिसको मैंने सेपरेट करना है। इसको मैं कैसे लगाती हूँ, सबसे मुश्किल, सबसे जो अच्छी चीज, अच्छी या मुश्किल चीज है हैंडलिंग, वो इस चीज की है। इसको आप सीख लोगे जितना अच्छा, उतनी सेपरेशन अच्छी होती है। अब क्या करते हैं हम, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लेड पेंसिल की चोंच बना के उसके साथ लगा देते हैं। नहीं, हमने लेनी होती कैपिलरी ट्यूब। एक बिल्कुल पतली सी होती है, इस इससे भी पतली होती है। इतनी सी इसमें नाली सी होती है छोटी सी। इसको हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब दोनों साइड से इसकी एंडिंग ओपन होती है। तो हम कैपिलरी ट्यूब को लेते हैं। कैपिलरी ट्यूब को हम जब हीट करते हैं एक साइड से, तो इसका ना जेट बन जाता है इस टाइप की। जब आप हीट करोगे ना, ये इस तरह बन जाएगी, इसकी बिल्कुल नोक सी बन जाती है। एक साइड बंद हो जाएगा मुंह इसका, और ये एक साइड से खुली होती है। यहाँ से पकड़ के हीट कर रहे होते हैं इस साइड पे, फॉर एग्जाम्पल इसको आप फ्लेम के करीब लेके आओगे, ठीक है? अब फ्लेम के बिल्कुल अंदर नहीं लेके जाना होता इसको। इसके जो स्पेचुला, ये जो चूंच है ना, इसकी बनाने की ट्रिक होती है। जितनी प्यारी आप कैपिलरी ट्यूब को बंद करते हो उतनी अच्छा स्पॉट लगता है। ये आप टाइम टू टाइम सीखते हो। पहली बार बड़ा गंदा जेट बनता है, इसको हम कहते हैं जेट बनाना कैपिलरी ट्यूब का। जितना अच्छा जेट बनता है उतनी अच्छा स्पॉट लगता है। इसको आप बहुत हीट के करीब नहीं लेके जाते, और बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं रखते हैं। इसकी थोड़ी सी लेंथ और थोड़े से टाइम के लिए फिर पीछे लेके आते हो, फिर लेके जाते हो आगे, तो थोड़ी सी वो चूंच सी बन जाती है। वैसे सबकी बन जाती है, करीब लेके जाओगे फौरन से चूंच बन जाएगी, मुंह बंद हो जाता है बेसिकली। लेकिन वो थोड़ी सी टेक्निक होती है आपको। लैब में आप जब करोगे ना, मैं फिर ही सिखा सकती हूँ ये आपको, कि आहिस्ता आहिस्ता सीनियर ने सिखाई थी मुझे भी बनानी। तो आप इसकी जेट बनाते हो प्यारी सी हीट करके। जब ये जैसे ही करीब लेके जाओगे मुंह बंद, अच्छा ना, करीब से लेके जाओगे ना, ऐसा मुंह बंद हो जाएगा फौरन से। इससे भी काम चल जाता है। लेकिन वो जितनी इस तरह नोकदार से चूज बनती है, उससे स्पॉट जरा अच्छा लग रहा होता है और लग सबके साथ जाता है। तो हमने कैपिलरी ट्यूब की फीड से उसका मुंह बंद किया एक साइड से, जेट बनाई प्यारी सी। और उसको मिक्सचर में जैसे ही डिप करोगे, उसकी नोक पे ये मिक्सचर लग गया। फॉर एग्जांपल मेरा, मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि विजिबल हो। ये इसकी नोक पे ये मिक्सचर लग जाएगा। इधर लेके आना है फिल्टर पेपर पे, जहां बेस लाइन है उसके बिल्कुल मीडियम में 1 सेकंड से पहले फौरन लगा देना और हट जाना आपने इस तरह। उसको दबाए नहीं रखना, जितना दबाओगे वो फैल जाता है। और फिर जो हमारे पास फिल्टर पेपर माशाल्लाह लैब में होता है, वो थोड़ा हल्की क्वालिटी वाला होता है, वो तो इतना जल्दी फैलता है फाइबर्स के थ्रू। तो आपने जेट को लेना है, 1 सेकंड ड्रॉप लगाना है, पीछे कर लेना है। उसको आपने एयर ड्राई करना है। इसको पेपर को लहराओगे हवा में, 1 सेकंड से पहले सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट कर जाएगा, क्योंकि ये मिक्सचर भी हम मिक्सर किसी सॉल्वेंट में बनाया होता है ना। उस मिक्सचर को सुखाना है। फिर दोबारा जेट लेना है, इसमें डिप करना है, दूसरी बार डॉट लगाना है। दूसरी बार थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा हल्का सा, कोई मसला नहीं। फिर इसको सुखाना है, अच्छे से सुखाना है पहले। फिर हमने तीसरी बार जेट लेना है और तीसरी बार डॉट लगा देना है अच्छे से। और इसको सूखने देना है 2 से 5 मिनट। आखिरी वाला ड्रॉप को तो बहुत अच्छे से सुखाना है। पहले वाला हल्का गीला रह जाए कोई मसला नहीं है, आखिरी वाला बिल्कुल गीला ना रहे, अच्छे से सूख जाए, हमारा सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाए। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद इतना में ये वाला काम कर रहे होंगे, इतने में हमारा ये इन्वायरमेंट फुल सेचुरेट हो गया होगा, ताकि हमारी सेपरेशन अच्छी हो जाए। तो हमने क्या करना है, हमने इसकी लिड उठानी है और अपने फिल्टर पेपर को इधर हैंग कर देना है।
अब हैंग करने का तरीका समझना है अच्छे से। हैंग हमने इसको इस तरह करना है कि जो हमारा फिल्टर पेपर जब हैंग हो रहा होता है, इसमें फॉर एग्जांपल किसी भी थ्रेड के थ्रू आप हैंग करते हो, इसको हमने ऐसे हैंग करने हैं कि फिल्टर पेपर तो डूबा हुआ हो सॉल्वेंट में, लेकिन हमने जो हमारी बेस लाइन लगाई थी वो इस सॉल्वेंट से ऊपर हो। ये मेरी बेस लाइन इस सॉल्वेंट से ऊपर हो, जस्ट थोड़ा सा यहाँ तक ये पेपर डीप हो बस, ताकि इस पेपर के थ्रू वो ऊपर ऊपर उठा दे मोबाइल फेस को। लेकिन बेस लाइन हमेशा ऊपर हो। अगर बेस लाइन नीचे हुई तो ये ऊपर जाने की बजाय जो सॉल्युबल कंपाउंड्स होंगे मोबाइल फेस के साथ, जिनकी अफिनिटी ज्यादा होगी, वो नीचे ही मोबाइल फेस में गिर जाएंगे और उनकी सेपरेशन नहीं हो पाएगी। तो आपने इसको हैंग इस तरह करना है थ्रेड के थ्रू अच्छे से कि आपकी जो फिल्टर पेपर है वो मोबाइल फेस में डीप हो जाए, जो आपकी मोबाइल बेस लाइन है जिसपे हमने अपने मिक्सचर का ड्रॉप लगा रखा है वो ऊपर रह जाए। 3 जेट्स फॉर 3 सैंपल्स। अब वैसे डिपेंड करता है, अगर तो सैंपल एक ही है तो आप एक ही जेट यूज कर सकते हो। मैंने लीव्स की एक्सट्रैक्शन की है फॉर एग्जांपल जस्ट, तो मैं बार बार एक ही जेट यूज कर सकती हूँ। बस ध्यान नहीं देना, पहला जेट लगा के जब सुखा रहे होते हो ना, जेट को टेबल पे नहीं रखना, दोबारा इसी के अंदर डाल देना है, ताकि टेबल पे हजार तरह के केमिकल मट्टी पड़ी होती है, तो इसी के अंदर डाल दोगे, वो इसी के लिए यूज होगा। अगर सैंपल 3 है फॉर एग्जांपल, एक निकल आयरन और कोबाल्ट के मिक्सचर को सेपरेट करना है, कि एक मैंने अलग रखा होता है जो हम करवाते हैं, एक में तीनों का मिक्सचर होता है, फिर इसके लिए 4 जेट यूज होंगे, एक निकल के लिए करोगे, एक कोबाल्ट के लिए, एक आयरन के लिए, एक इनके मिक्सचर के लिए। तो डिपेंड करता है कि सैंपल है, अगर सैंपल एक ही है उसी के लिए बार बार यूज करना है, फिर एक ही जेट है, फिर जाय करने की जरूरत नहीं कैपिलरी ट्यूब। लेकिन कैपिलरी ट्यूब भी बहुत सस्ता ऑपरेटस है। इतनी वो पतली होती है, बात को हाथ में लेके थोड़ा सा जोर लगाते वैसे टूट जाती है, तो अब ना कोई मसला नहीं है। 3 भी यूज कर सकते हो, लेकिन फायदा नहीं है 3 यूज करने का, सैंपल बार बार वही लगाना है ना, तो 3 बनाने की क्या फायदा। बेस लाइन बस ऊपर हो, जरूरी नहीं है थोड़ा डिस्टेंस हो, बस ऊपर हो, डिप ना हो रही हो, थोड़ी सी ऊपर कर दो ताकि एकदम से भी ना चढ़ जाए। तो हल्का सा 1 सेंटीमीटर का गैप हो। टोटल 2.5 सेंटीमीटर का होता है ना, तो 1 सेंटीमीटर नीचे डूबा हो, 1.5 ऊपर, हमारा ऊपर रह जाए ऑलमोस्ट इतना। बाकी 1.5 डूब गया, 1 सेंटीमीटर ऊपर रह गया, इससे कोई इतना इशू नहीं बनेगा। बस ये है कि थोड़ा सा गैप हो 1 सेंटीमीटर का, ताकि चढ़ते हुए थोड़ा सा टाइम ले और फिर वो उसको अपने साथ ऊपर लेके जाए। तो फिर हमें क्या करना है, हमने इसको हैंग कर दिया। जैसे ही आप इसको रखोगे मोबाइल फेस में, पानी मोबाइल फेस फौरन से स्टार्ट हो जाएगा फाइबर्स में ऊपर रोटेट करना। तो जैसे ही ये इधर पहुंचेगा इस मिक्सचर पे, तो मोबाइल फेस ऊपर ऊपर जा रहा है थ्रू कैपिलरी एक्शन। अब एक चीज ये आती है एमसीक्यू, मुझे याद आ गया कि जो मोबाइल फेस है आपका, वो पेपर में किस एक्शन के थ्रू चढ़ रहा होता है, ऊपर ऊपर जा रहा है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। तो ये आपका वास्ट पेपर में आया होगा आई थिंक सो, कि मोबाइल फेस जो है वो पेपर में किस तरह मूव करता है, किस मैकेनिज्म, किस एक्शन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड द कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन ये जो मूव कर रहा है ऊपर फाइबर्स के थ्रू, इसको हम कह रहे हैं कैपिलरी एक्शन। तो ऊपर जाएगा, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा मिक्सचर है, तो ये मिक्सचर को साथ लेके ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा, मिक्सचर को ऊपर लेके जाएगा। अब मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अब इसमें मेरे पास क्लोरोफिल था, जेंथोफिल था और कैरोटीनाइड्स था, तो तीनों की अलग अलग पोलैरिटी होगी। अब फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल की बात कर रही हूँ, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल नॉन पोलर है, ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट पोलर है, और ये बहुत ज्यादा पोलर है। तो क्या हो जाएगा, अब मुझे पता है मेरा स्टेशनरी फेज जो है वो पोलर है, ठीक है, स्टेशनरी फेज में वाटर था, वो था ना हमारा स्टेशनरी फेज, तो स्टेशनरी फेज बहुत पोलर है। तो कैरेटिनाइड जनाब जी बहुत पोलर है, तो क्या हो जाएगा, कैरेटिनाइड जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर मूव नहीं करेगा, उसकी स्टेशनरी फेज के साथ एबिलिटी है, वो सबसे नीचे यहीं पे अलग हो जाएगा, उसका ड्रॉप यहाँ आ जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, वो सबसे पहले अलग होके फारिग हो जाएगा। तो उसके बाद सॉल्वेंट तो मूव किया जा रहा है, और साथ साथ ये मिक्सचर कंपोनेंट्स जो है वो भी मूव कर रहे हैं, लेकिन जिसकी पोलैरिटी स्टेशनरी फेज के साथ है वो मोबाइल फेज के साथ नहीं चढ़ेंगे, वो स्टेशनरी फेज के साथ बॉन्डिंग करके नीचे ही रह जाएगा। अफिनिटी बेसिकली कहते हैं बॉन्डिंग को या सोलिबिलिटी को, सोलिबिलिटी उसकी इधर थी, वो इधर ही रहेगा, ऊपर मूव नहीं करेगा। उसके बाद फिर जी है जेंथोफिल, इसकी इंटरमीडिएट सोलिबिलिटी थी, हमने अभी कहा। तो जेंथोफिल की इंटरमीडिएट सोलिबिलिटी है, तो मैंने कम्बिनेशंस ऑफ सॉल्वेंट्स यूज किए थे। तो वो सॉल्वेंट जिसके साथ इसकी ज्यादा मैचिंग होगी, तो वो थोड़ा सा ऊपर तो जाएगा, बिकॉज नॉन पोलर तो नहीं है ना, इंटरमीडिएट पोलर है, जाएगा, लेकिन यहाँ पे आके सेपरेट आउट हो जाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट है, ज्यादा नहीं चढ़ेगा ऊपर।